Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर वंस अगेन. स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं. चैप्टर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. दोस्तों टॉपिक है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. दिस इज अ टॉपिक अबाउट what effects Germany was facing after the war. वीमर रिपब्लिक जब पैदा होता है तो कुछ लोग वीमर रिपब्लिक की मेंटालिटी ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग जिन टर्म्स पे वीमर रिपब्लिक को स्टैब्लिश करने वाली जो गवर्नमेंट थी उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं. प्रॉब्लम्स यहाँ दिखने लगते हैं. ये जो स्पार्टसिस लीग थी ये रशिया की, इसके पहले वाले वीडियोस में आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया है, रशियन रेवोल्यूशन में जो बोल्शविक रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था. तो ये जो स्पार्टसिस्ट लीग्स थी ये उसी प्रिंसिपल पे, उसी आइडियोलॉजी पे बनी थी. ये सोवियत्स थी. सोवियत का मतलब क्या होता है? सोवियत का मतलब होता है ग्रुप. दीज वर सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स. ये बनाए गए थे. एज यू कैन सी फिगर 3, ये एक रैली है स्पार्टसिस लीग की. यू कैन सी द मास ऑफ पीपल आउट देयर. ये एक पॉलिटिकल रैली थी दोस्तों. इसमें आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग खड़े हुए हैं. ऐसी रैलीज कॉमन हो गई थी. बहुत सारी सिटीज में ऐसे सोवियत्स बनाई गई सेम रशियन प्रिंसिपल पे. बर्लिन का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बदल रहा था. नाउ पीपल वांटेड अ सेल्फ गवर्न्ड गवर्नमेंट. हमको एक सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट चाहिए जैसे वहां पे हो रहा था, बाय द पीपल फॉर द पीपल, बाय द वर्कर फॉर द वर्कर. अब कुछ लोग जो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे, कैथोलिक्स थे, ये इसके अगेंस्ट में थे. ये लोग वीमार में मिलते हैं और एक नई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म करने की प्लानिंग करते हैं. वीमार रिपब्लिक जो बना था ना, उसने ये जो इस टाइप की जो अपराइजिंग थी स्पार्टसिस लीग की, इसको क्रश करना शुरू करा. वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करके. एक ऑर्गेनाइजेशन था फ्री कॉर्प्स. ये जो स्पार्टस लीग जो थी, स्पार्टस लीग को क्रक करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बने थे. अब इससे स्पार्टसिस जो थे ये और ज्यादा एंग्विश्ड हो गए और गुस्सा आने लगा. एंड फाइनली फाइंड होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बीच कभी बन नहीं पाई दोस्तों, कभी नहीं बन पाई. ये हमेशा के लिए एनिमीज बन के रह गए. दे रिमेन्ड एनिमीज फॉर लाइफ देन. एंड कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो एक मुद्दे पे नहीं निकल पा रहे थे. They were not able to go ahead and find anything against Hitler. They were not able to find a solution. They could not reach to a common cause. Revolutionaries और militant nationalists एक radical solution चाहते थे. करो या मरो, लड़ो, वो वाली बात चाह रहे थे. लेकिन कुछ लोग थे जो फिर भी पीसफुल रास्ते तलाश रहे थे. But this wasn't happening. ये पॉलिटिकल जो अनरेस्ट हुई ना जर्मनी में, इसके कारण प्रॉब्लम कम नहीं हुई, इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सी गई थी दोस्तों. ऑलरेडी जर्मनी वाज सफरिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिक क्राइसिस. इट वाज वर्सनड इन 1923. जर्मनी ने पूरा वॉर जो लड़ा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो दूसरे नेशन से लोन ले लेके अपने रिसोर्सेज कंप्लीट करके लड़ा था. पहली बात. दूसरी बात, जब वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी के ऊपर पूरा का पूरा वेटेज आ गया टू पे फॉर द कंपनसेशन. मतलब केक पे आइसिंग तो है एंड चेरी ऑन द टॉप, आपको पूरे वॉर, पूरे यूरोपियन कंट्रीज का कंपनसेशन भी देना है. थर्ड थिंग, जर्मनी के पास उस वक्त रिजर्व के मामले में सिर्फ गोल्ड हुआ करता था. तो जर्मनी अपना पूरा वॉर का कंपनसेशन गोल्ड के रूप में पे कर रहा था. एंड वन फाइन डे जर्मनी सडनली रियलाइज्ड
कि हमारी गोल्ड रिजर्व्स जो किसी भी कंट्री को, या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ये आप उसके बाद में बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो बेस होती है उसके गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर। दोस्तों जर्मनी को सडनली दिखने लगा उसकी गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीट हो रही है, खत्म सी हो रही है। 1923 आते आते जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम नहीं पे कर सकते हैं। इट रिफ्यूज टू पे द थिंग। फ्रांस ने फटाक से जर्मनी के सारे लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, रूर एक रीजन है, उस रीजन के अंदर जितने लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, नहीं दे रही, हमारा हो गया। जर्मनी की कोल रिजर्व्स जो थी सडनली फ्रांस के पास चली गई। अब दोस्तों कोल एक्चुअली एक ऐसा रिसोर्स होता है जो ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज का बेस होता है। आप आयरन एंड स्टील, स्मेल्टिंग प्रोसेस, पावर जनरेशन, हर चीज के लिए कोल से कहानी शुरू होती है, और वो पूरा ले लिया फ्रांस ने। जर्मनी के पास था क्या? अब जर्मनी ने रिटेलिएट करना शुरू करा। कैसे रिटेलिएट करना शुरू करा दोस्तों? जर्मनी ने सडनली रिटेलिएट करना शुरू करा ये कह के कि अब हम लोग पेपर करेंसी प्रिंट करते हैं। अब ये दोस्तों बात बड़ी अजब हो गई कि आप पेपर करेंसी प्रिंट कर रहे हो। जर्मनी ने बोला कोई बात नहीं, पैसे तो देना है, चलो पैसे प्रिंट करते हैं, पैसे छापो। पता नहीं किसने ये उनको आइडिया दिया था दोस्तों। जर्मनी ने ज्यादा से ज्यादा नोट छापना शुरू करा। अरे ज्यादा नोट छापने से आपकी कमोडिटी तो वही रहती है लेकिन मनी बढ़ जाता है, तो कमोडिटी की वैल्यू तो वही रहेगी। दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेशन। जर्मनी ने रेकलेसली पेपर करेंसी छापना शुरू करी। अब इतना पैसा सर्कुलेशन में आ गया जर्मनी में कि जर्मन मार्क की वैल्यू गिरने लगी। हर किसी के पास खूब जर्मन मार्क, खूब पैसे थे, दैट्स इट। अगर हम वैल्यू देखें ना तो अप्रैल 1920 में एक यूएस डॉलर के बदले आपको 24,000 जर्मन मार्क एक्सचेंज कर सकते थे आप। मतलब कैन यू बिलीव इट, एक डॉलर के अगेंस्ट में 24,000 यूएस लाइक जर्मन मार्क्स। जुलाई आते आते 353,000 मार्क्स वर्सेस 1 यूएस डॉलर आ गया। अगस्त में ये अमाउंट बढ़ जाता है दोस्तों, ये 4,621,000 मार्क्स बन जाता है। ये नंबर सडनली गड़बड़ सा हो गया है। और दिसंबर आते आते 98,860,000 मार्क्स की वैल्यू हो जाती है एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट। जर्मनी हैड गॉन अहेड एंड थॉट कि हम लोग ज्यादा करेंसी पे कर करके, हम लोग ज्यादा करेंसी छाप के हमारे देश की फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट को स्ट्रांग बना लेंगे। ज्यादा करेंसी प्रिंट करके हम लोग अपने देश की एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रांग बना लेंगे। जर्मनी ने ये सोचा था, लेकिन हो गया उल्टा। दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। और ये जो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ उससे जर्मनी में ऐसे हालात हो गए थे कि आप लोगों को कार्ट्स भर के बैग्स फिल्ड ऑफ करेंसी नोट्स ले जाते हुए देख सकते थे, क्योंकि करेंसी की वैल्यू इतनी सी गिर गई थी दोस्तों कि वो प्रॉब्लम वहां पर आ गई थी। एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए लोग ठेला भर के पैसा ले जाने लगे। हाइपर इन्फ्लेशन ये होता है। ये सिचुएशन तब आती है दोस्तों जब एक कंट्री में सडनली प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। धीरे धीरे सेम एक कंट्री है जो हर जगह मिल जाती है, अमेरिका ने इंटरवीन करा कह रहे भैया इनकी नई है कुवत, ये नहीं पे कर सकते। अमेरिका ने इंटरवीन करा। जर्मनी के अंदर एक डॉज प्लान लॉन्च करा गया था जर्मनी में इस क्राइसिस से जर्मनी को बाहर निकालने के लिए, और जर्मनी के ऊपर वो जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको थोड़ा सा ईज डाउन करने के लिए। दोस्तों जर्मनी को ठीक है बेल आउट कर रहा था अमेरिका, बट वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अमेरिका का एक हिडन एजेंडा तो था। एनीवेज विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये टॉपिक अभी क्लियर है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स जो कि रह जाते हैं, कुछ रेसिडुअल डाउट्स, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।